सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम छत्रावत और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो, आपको ये आना बहुत जरूरी है। ठीक है, काइनेमेटिक्स के साथ साथ आपकी बहुत सारी मैथ्स की चीजें जो भी फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है वो सारे इस चैप्टर में कवर हो जाएगी या अगले लेक्चर तक कवर हो जाएगी। तो काइनेमेटिक्स में पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये रेक्टिलिनियर मोशन है क्या है? तो रेक्टिलिनियर मोशन को वन डायमेंशनल मोशन बोल सकते हो, ऐसा मोशन जिसको डिफाइन करने के लिए एक एक्सिस काफी है। जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, ओके, तो दिस इज व्हाट अ रेक्टिलिनियर मोशन। अब मोशन क्या होता है? जब मोशन को समझने के लिए उसमें दो चीजें आती है। एक तो उस मोशन में क्या हो रहा है, जैसे कि जब भी मोशन होता है तो ऑब्वियसली वहां पे डिस्टेंस होता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वहां पे वेलोसिटी है, उसके पास स्पीड है, उसके पास एक्सेलरेशन है। ये सारी बातें जब जानेंगे, हम जिस टॉपिक में जानेंगे वो है हमारा काइनेमेटिक्स। दूसरा है डायनामिक्स। अब डायनामिक्स क्या होता है कि जब भी मोशन होता है तो आपको पता है कि मोशन करवाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसको मोशन में लेके आना आपको, तो आपको उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो डायनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉज ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? कॉज ऑफ मोशंस पढ़ेंगे, और मतलब मोशन होने के पीछे का रीजन। और काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक्चुअल मोशंस पढ़ेंगे, मोशन में क्या हो रहा है वो सारी बातों को जानेंगे। तो आपको पता है कि जब भी मोशंस होते हैं, जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करके जाती है तो ऑब्वियसली उसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने। तो पहला टॉपिक क्या आएगा कि डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है कि बॉडी ने अपने मोशन के दौरान, अपने मूवमेंट के दौरान कितना एक्चुअल पाथ कवर किया है। क्या किया है? एक्चुअल पाथ कवर किया है। एक्चुअल पाथ, कितना एक्चुअल पाथ कवर किया है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहां से आपका मोशन स्टार्ट हुआ, यहां गया, फिर यहां पे आ गया। दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट। ठीक है, लेट्स से ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 2 सेंटीमीटर का है और ये 10 सेंटीमीटर है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एक्चुअल पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सारे डिस्टेंस को ऐड कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 22। कितना आंसर मिल गया हमें? 22। तो ये इसने क्या किया? बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप बोलोगे इसका आंसर हो गया 22 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको? दूसरा टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट। क्या टॉपिक आता है? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल है यहाँ पे वो आएगा एस वेक्टर। अब ये एस वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट पे ये जो ऊपर आपने एरो किया, वेक्टर क्या है? तो पहले इस वेक्टर को समझ लेते हैं। फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। अब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको बताने के लिए आप मैग्नीट्यूड का सारा और यूनिट का सारा लोगे, काम चल जाएगा। मतलब नंबर का सारा और एक यूनिट का सारा लोगे, आपका काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 2 kg, तो 2 kg राइस, 2 kg कुछ भी आप खरीदने जा रहे हो 2 kg का, तो उसको बताने के लिए आपको एक नंबर बोलना जरूरी है और पीछे kg बोलना जरूरी है, यूनिट बोलना जरूरी है। उसे समझ आएगा कि आप किसी वेट की या वजन की डिमांड कर रहे हो। करेक्ट है? जब आप 2 लीटर बोलते हो तो आपको एक नंबर बोलना जरूरी है और पीछे लीटर बोलना जरूरी है। इसे ये पता चलता है कि आप किसी वॉल्यूम की डिमांड कर रहे हो। पहले वाले में मास की डिमांड कर रहे हो, दूसरे वाले में वॉल्यूम की डिमांड कर रहे हो। तो ये एक तरह का यूनिट का मीनिंग होता है। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसको बताने के लिए आपको सिर्फ नंबर और एक यूनिट बोलना है। बेटे जब वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो आपको नंबर यूनिट तो बोलना है, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर यूनिट तो बोलना है, लेकिन उसके साथ में आपको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूं कि एक बस है जो पुल के ऊपर आके रुक जाती है, सारे उसके अंदर पागल भरे हैं। ड्राइवर ने बोल दिया कि बस खराब हो गई पुल के ऊपर, भाई लोग उतर के थोड़ा धक्का लगा दो। अब लोगों ने धक्का तो लगा दिया, लेकिन ऐसा धक्का लगाया कि पुल से डायरेक्ट बस आगे जाने के बजाय खाई में गिर गई। तो यहाँ पे ड्राइवर ने उन पागलों के भरोसे छोड़ दिया। हालांकि ये बताना जरूरी था कि धक्का कहाँ से लगाना है, नॉर्मल इंसान तो थे नहीं, तो धक्का लगाना था पीछे से, लगा दिया साइड से। अब धक्का लगाने के वजह से, पुश करने के वजह से गाड़ी मोशन में आई, लेकिन वो मोशन थोड़ा खतरनाक हो गया हमारा।
तो यहाँ पे ऐसी क्वांटिटी होती है कि आपको धक्का लगाने तो बोला जाता है कि भाई 2 न्यूटन का फोर्स लगाना, लेकिन आपको ये बताना भी जरूरी है कि 2 न्यूटन का फोर्स कहाँ से लगाना है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिनको बताने के लिए, जिनको दर्शाने के लिए यू हैव टू डिफाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो। जैसे कि इफ आई एम सेइंग 2 न्यूटन फोर्स, कहाँ लगाना है, पीछे से लगाना है, आगे से लगाना है, अलोंग द एक्स एक्सिस लगाना है, अलोंग द वाई एक्सिस लगाना है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी लिखना बड़ा जरूरी है। बात समझ में आई आपको? लेकिन अब हमेशा हम डायरेक्शन क्या शब्दों में थोड़े लिख सकते, अप डाउन राइट लेफ्ट, तो कुछ नोटेशन हम इस्तेमाल करते हैं जिनको हम यूनिट वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये हमारी एक्स एक्सिस है और मेरा फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग 2 न्यूटन लग रहा है, कितना लग रहा है, 2 न्यूटन। अब मुझे आपको ये बताना है लिखित रूप में कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरा फोर्स 2 न्यूटन लग रहा है। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ हम लोग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं जिसका नोटेशन होता है आई कैप। अब ये आई कैप क्या है, एक तरह का यूनिट वेक्टर है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को दर्शाता है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर देखो, यूनिट वेक्टर अब मैंने बताया आपको कि अगर कोई वेक्टर है तो उसके पास दो चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन, दोनों होती है। यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, यूनिट मतलब 1, लेकिन उसके पास एक डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं बोलूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, आई कैप है। पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर है वो है जे कैप है। निगेटिव एक्स एक्सिस के लिए माइनस आई और वैसे निगेटिव जे के लिए माइनस जे। अब मेरा जो फोर्स लगा है वो 2 न्यूटन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगा है, तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा एफ वेक्टर। क्यों वेक्टर? बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है। लिखते समय लिखूंगा 2 न्यूटन, किधर को लगा, आप बोलोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है पॉजिटिव एक्सिस एक्सिस, जिसको फिजिक्स आती है वो समझ लेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 ऑफ आई कैप न्यूटन। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं बोलूं मेरा फोर्स है 2 ऑफ जे कैप न्यूटन, तो आप बताओगे कि 2 न्यूटन का आपका फोर्स लगा है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। आई होप सो वेक्टर को आपने थोड़ा बहुत समझ लिया है। एक एग्जांपल और देता हूं, लेट्स से ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, 2 न्यूटन का फोर्स यहां लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स यहां लग रहा है। अब मैंने पूछा कि उस ऑब्जेक्ट पे किस तरीके से फोर्स लग रहा है, तो ध्यान रखना 2 न्यूटन का लग रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो आप इस फोर्स को रिप्रेजेंट करोगे 2 ऑफ आई कैप प्लस 5 न्यूटन का लग रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो आप रिप्रेजेंट करोगे 5 ऑफ जे कैप। आगे की बात ये आती है कि जब ये 2 न्यूटन का फोर्स इधर और ऊपर लगा है 5 न्यूटन का, तो ऑब्जेक्ट जाएगा कहां पे? ऐसा तो है नहीं एक ऑब्जेक्ट 2 डायरेक्शन में चला जाए, वो कोई ना कोई एक ही पाथ फॉलो करेगा। तो आपको यहाँ से समझदारी से पता चलेगा वो कहीं नहीं इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि दोनों का जो नेट जो पावर आएगा या यू कैन से नेट रिजल्टेंट आएगा वो इनके बीच में आएगा। अब इस रिजल्टेंट का वैल्यू निकालते कैसे, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते कैसे, मतलब इन दोनों फोर्स का मिला के जो नेट फोर्स बीच में आया उसका वैल्यू निकालते कैसे। तो बड़ा आसान है, आपको रूट लेना है। ये सब हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ये फिलहाल इस चैप्टर में जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एफ आर रूट लेना है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स है उसका स्क्वायर करना, जो वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स है उसका स्क्वायर करना है और आपको सॉल्व कर लेना। ये हो गया 4, ये हो गया ओके। तो ये हो जाएगा रूट 4 प्लस 5 हो जाएगा आपका रूट ऑफ 29। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा रूट ऑफ कितना आएगा, रूट ऑफ 29 आएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से अगर दो फोर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर लग रहे हैं तो इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रख लेना कि जैसा कि अगर एक इधर है फोर्स और एक बी नाम का फोर्स इधर है और इनका रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, a का स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर सॉल्व कर लोगे, आपको इन दोनों का रिजल्टेंट मिल जाएगा। ये भी आपको बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे फोर्स क्लियर है अच्छे से। अब हम यहाँ पे बात करेंगे वेक्टर क्लियर है अच्छे से। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का।
तो अभी मैंने जैसे बताया कि डिस्प्लेसमेंट एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसको आपको किसी को बताने के लिए यू हैव टू डिफाइन मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन भी। तो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं कि भाई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो वो होता है शॉर्टेस्ट, क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। कहां से कहां डायरेक्शन होती है उसकी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ हम लोग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बात करूं तो वही एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ऊपर का, कि इस तरीके से मोशन है, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ऑब्जेक्ट अगर इनिशियली कहीं पे होगा तो वो यहाँ पे था और फाइनली वापस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ये 10 था और फिर ये 2 था और ये हमारा वापस 10 था। अब मुझे एक बात बताना है कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ है, तो 22 हुआ है, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। तो वो हो गया आपका यहाँ से 2 मीटर का, कितना हो गया 2 सेंटीमीटर का, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 सेंटीमीटर का, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका 2 सेंटीमीटर का, लेकिन नहीं चलेगा, हमें उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो उसका डायरेक्शन क्या है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमें एक फिजिक्स के तरीके से लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर का उसका डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, लेकिन अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे नीचे की तरफ हुआ है, और नीचे की तरफ क्या होता है, इस तरीके से नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो मतलब आपको यहाँ पे 2 न्यूटन के साथ माइनस ऑफ जे कैप को लगाना जरूरी है। तो इसको हम लिखेंगे -2 ऑफ जे कैप सेंटीमीटर। तो मतलब समझ में आ जाएगा आपको कि इसका डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर से जे नेगेटिव जे एक्सिस की तरफ, दैट इज नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ हुआ है। ये होता है एक वेक्टर का यूज हमने कर लिया, यहाँ पे पढ़ लिया और उसका यूज भी हमने कर लिया। आई होप सो डिस्प्लेसमेंट भी आपको कवर है। एक एग्जांपल और लेता हूँ, लेट्स से सर्कुलर मोशन है, ऑब्जेक्ट शुरुआत यहाँ से हुआ और गोल घूम के वापस इसी पोजीशन पे आया है, इस रेडियस r इस सर्कल का। मेरा पहला सवाल है कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो बड़ा आसान है कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल के बराबर वो डिस्टेंस होगा, क्योंकि उस पार्टिकल का जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है वो एक ही है। तो पूरा गोल घूम लिया है, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा 2 पाई r, जिसको हम लोग सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। नहीं पता हो तो सर्कल का लेंथ दैट इज 2 पाई r। अब मेरा दूसरा सवाल है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ऑब्वियसली 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पे जो फाइनल पॉइंट है वो एक ही है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस हो गया 2 पाई r। आई होप सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यहाँ पे, वो है स्पीड। देखो स्पीड क्या होता है, बड़ा आसान टर्म है, आपने पढ़ा भी होगा। मैं फटाफट अभी थोड़ा स्पीड में चलेंगे हम लोग, क्योंकि हम स्पीड पढ़ रहे हैं। व्हाट इज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कभी कभी कुछ नया हो जाता है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बड़ा आसान। देखो रेशियो को समझो, इसका मतलब है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मतलब आपने 1 सेकंड में, 1 यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। लिख लीजिएगा अगर लिखना हो तो यहाँ पे देखो, अगर डिस्टेंस का अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो वो मीटर होता है, और टाइम की यूनिट की बात करूँ तो वो सेकंड होता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि भाई स्पीड का यूनिट क्या होगा, तो वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। बराबर, मीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस, सेकंड क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम। क्या मीटर पर सेकंड के जगह पे ऑब्वियसली किलो पर आर भी हो सकता है, क्योंकि वो किलोमीटर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वापस अगर मैं बात कर लूं स्पीड का, एक एग्जांपल ले लूं, लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या समझो, देखो मीनिंग समझना बड़ा जरूरी है। 2 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है,
इसका मतलब है कि आपके ऑब्जेक्ट ने 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपके ट्रेन ने 1 घंटे में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये स्पीड की मीनिंग हो जाती है। अब स्पीड कैसी क्वांटिटी है? तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसको डिफाइन करने के लिए आपको एक अमाउंट बता देना है, भैया 2 मीटर पर सेकेंड, किधर को नहीं लेना देना। इट इज ओनली स्केलर क्वांटिटी, डिपेंड ओनली ऑन मैग्नीट्यूड ओनली। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स वेलोसिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है वेलोसिटी, क्या होता है आपको समझना जरूरी है। अब वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब देखो पार्टिकल कहीं से भी घूम के आए, करेक्ट है, कहां जाएगा? इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ जाएगा, वो कहीं से भी घूम के आए। हमारा उसका पार्टिकल का इनिशियल और फाइनल पॉइंट के जो डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। भाई कितना डिस्प्लेस किया पहले पोजीशन से अब फाइनल तक पहुंचने के लिए, डिस्प्लेस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो वेलोसिटी हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। तो मैं बोल देता हूं कि फाइनल पोजीशन में पार्टिकल इस RF पोजीशन पे था, इनिशियल पोजीशन पे RI पे था, अपॉन टाइम। तो दो पोजीशन का डिफरेंस ले लूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो दिस इज योर वेलोसिटी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे अगर यूनिट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो सेम वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम होता है, लेकिन एक स्केलर क्वांटिटी है तो एक कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट। अब बात करेंगे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बराबर ही होता है। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, दैट इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट। जिधर डिस्प्लेसमेंट का आपने डायरेक्शन दिखाया वही, जैसे कि हमने माइनस जे क्यूब दिखाया था तो वेलोसिटी का डायरेक्शन को 2 ऑफ माइनस जे क्यूब भी दिखाएंगे। आपको बात समझ में आ गई? आई होप सो। वेलोसिटी भी आपकी कवर अप है। एग्जांपल क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि पोजीशन यहाँ पे था, वापस घूम के यहाँ पे आ गया, वही हमारा एग्जांपल है 10 2 10। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, आपको पता है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट 2। जय माता दी। मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक घूम के आने के लिए जो टाइम लगा, लेट से मैं बोल देता हूँ आपको, लेट से मान लेते 5 सेकंड लगा। कितना लगा? 5 सेकंड लगा। तो अगर मैं बोलूं कि स्पीड कितना है तो आप बोलोगे स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 22 और टाइम हो गया 5 सेकंड। तो ये आपको मिल गया स्पीड 22 डिवाइड बाय 5 पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये मिल गया। अब डिस्प्लेसमेंट बोलोगा कितना हुआ, सॉरी स्पीड, वेलोसिटी कितना हुआ। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 का। अभी 2 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, 2 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट करने के लिए टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। देखो ना, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 5 सेकंड ही तो लगा ना। यहां से डायरेक्ट थोड़े गया, वो तो डिस्प्लेसमेंट है। जरूरी है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट ने हमने दिखाया वहीं से पार्टिकल गया, वो तो घूम के भी जा सकता है। उसके टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना आ गया? 2/5। और आप अच्छे से देख पा रहे हो कि स्पीड वेलोसिटी से ज्यादा है। तो कभी भी ध्यान रखना, आप स्पीड को वेलोसिटी मत लिख देना। वेलोसिटी और स्पीड में फर्क होता है, कभी कभार सेम होती है, कब सेम होती है कब नहीं होती वो भी मैं बात बताऊंगा। ध्यान रखना कि जब भी कोई मोशन में डायरेक्शन चेंज होता है, क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होता है, उस समय पे मान लो स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं होती है, क्योंकि जब भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं बताऊं एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, इनिशियली यहाँ पे था, फाइनल में वो यहाँ पहुंच गया। तो अगर मैं बोलूं डिस्टेंस 5 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर का ही होगा इनिशियल टू फाइनल, क्योंकि इस दौरान पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। तो ऐसे केस में आप हो सकता है, अगेन आई एम सेइंग हो सकता है स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसे केस में 100% बराबर होगा जब मोशन स्ट्रेट लाइन होगा जिसमें कोई
मतलब टर्न नहीं लिया, सीधी सादी बात है। आई होप सो मोटा मोटी चीजें आपको समझ में आ रही है, क्लियर है, वेरी गुड। हमने अभी वेलोसिटी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास आता है एक टर्म आता है एक्सेलरेशन। आई होप सो सुना होगा आपने कभी इसका वर्ड भी। गंदगी अच्छी नहीं है, इसको भी मिटा देते हैं ना। क्या है टर्म का नाम? एक्सेलरेशन। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर कर ही लेना, ठीक है ना। अभी तो सब्सक्राइबर भी कम है यार, बढ़ा लीजिएगा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है। अभी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, तो वो होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या बोला मैंने, लिख लेना अपने शब्दों में, अगर आप चाहते हो तो नोट सही से बनाना। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में, एक मिनट में, एक घंटे में, एक दिन में, एक यूनिट टाइम में कितना स्पीड बदलाव हुआ है, स्पीड में कितना चेंज आया है, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। समझ में आया आपको? लिख बताएंगे। और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड ऑफ सेकेंड, मल्टीप्लाई कर लेंगे सेकेंड सेकेंड को, तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई? अब मैं आपको एक्सेलरेशन का मीनिंग समझा लेता हूँ। देखो कभी कभी एक्सेलरेशन को अगर वन डायरेक्शन मोशन है तो हम एक्सेलरेशन को स्पीड अपॉन चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम लिख सकते हैं। क्यों? मैंने बोला था एक्सेलरेशन क्या है, अगर यूनिडायरेक्शनल मोशन है तो वेलोसिटी और स्पीड सेम हो सकती है। आपको ये बात समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन को समझते हैं। मान लीजिए किसी बॉडी का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। कैसे समझेंगे? 2 मीटर पर सेकेंड ऑफ सेकेंड मतलब इस बॉडी का हर एक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ेगा, बढ़ेगा घटेगा, इसमें भी डिपेंड ऑन कौन से डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। लेट्स से इनिशियली स्पीड, इस बॉडी का स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला? इनिशियली ये बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और हमने इसके ऊपर स्पीड लगा दिया, इनिशियली मतलब टाइम 0 पे हमने उसके ऊपर स्पीड लगा, एक्सेलरेट कर दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब हर सेकेंड में 2 मीटर से स्पीड बढ़ेगा। तो अगले एक सेकेंड में इसका स्पीड कितना होगा? तो पहले तो 5 था और एक सेकेंड में स्पीड 2 मीटर से बढ़ चुका होगा। बात समझ में आ रही है आपको? फिर से बोलता हूं, अगले एक सेकेंड में इसका स्पीड कितना होगा? t1 से t2 पे चलेगा, एक सेकेंड का फर्क है ना। तो पहले 7 था, वापस कितने से बढ़ चुका होगा? 2 से बढ़ चुका होगा, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया उसका स्पीड। बात समझ में आ रही? तो एक्सेलरेशन का काम क्या है? स्पीड को बढ़ाना और घटाना भी। कैसे? मान लीजिए पहले स्पीड इसका 10 मीटर पर सेकेंड था और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड ही लेते, कैलकुलेशन आसान हो जाए। t = 0 पे ये हालत थी इसकी। अब मैं बोलूंगा अभी स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन आता फोर्स के वजह से। तो जब भी मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो आप फोर्स को इमेजिन करो कि फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, बॉडी इधर भाग रही थी, तो कुछ देर के बाद उस फोर्स के इफेक्ट की वजह से वो रुकने वाली है, तो मतलब उसका स्पीड क्या होगा? घटेगा। तो अगले एक सेकेंड में उसका स्पीड कितना होने वाला है? पहले 10 था, अभी यहाँ पे कम होगा, हर सेकेंड में 2 से कम होगा। कितने से कम होगा? 2 से, तो -2 करना पड़ेगा, 8 हो जाएगा। आगे कितना हो जाएगा? एक सेकेंड के बाद 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। बात समझ में आ रही है? तो जब स्पीड और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड क्या हो जाती है? ऑब्जेक्ट की डाउन हो जाती है, और सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड अप हो जाती है। तो मतलब अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में हो तो बॉडी का स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड अप हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बॉडी का अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो ये आपको अपनी भाषा में लिख लेना, स्पीड डाउन, स्पीड अप, ठीक है। तो आई होप सो ये टर्म आपको अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। वेरी आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर किसी बॉडी का स्पीड बढ़ाना है या स्पीड घटाना है तो उसको आपको एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है?
ऐसे तो होता नहीं है। जैसे कि गाड़ी का स्पीड बढ़ाना है तो इंजन के द्वारा हम फोर्स लगाते हैं पहियों पे, तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है और स्पीड उसकी बढ़ जाती है। बात समझ में आ रहा है? तो आपको अगर स्पीड यहाँ पे बढ़ाना है तो यू हैव टू अप्लाइड फोर्स। फोर्स के वजह से क्या होता है, बॉडी एक्सेलरेट हो सकती है। तो मैं बताता हूँ कि डायनामिक्स में कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली कोई भी मोशन फोर्स की वजह से हो रहा है और उसके वजह से बॉडी के पास कौन आके आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। अगर बॉडी के पास एक्सेलरेशन आता है तो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में लगा रहे, उसके हिसाब से बॉडी का स्पीड बढ़ेगा या घटेगा। तो आप एक बात समझ सकते हो, फोर्स और एक्सेलरेशन का एक बोलते ना रिश्ता, भाई बहन का या चाचा चाची का रिश्ता है। फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन आता है, बात को समझना है। अब मैं बोल दूं आपके ऊपर कि अगर किसी बॉडी के ऊपर में एक बॉडी 5 किलो की बॉडी थी, एक बॉडी कितने किलो की थी, 5 किलो की बॉडी थी, जिसको मैं चाहता हूं कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसको एक्सेलरेशन तैयार करके दूं। कैसे तैयार होगा, ऑब्वियसली फोर्स लगाने की वजह से होगा। दूसरी एक बॉडी है 10 किलो की बॉडी है और उसको मुझे एक्सेलरेट करवाना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो उसके ऊपर भी मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। आप देख पा रहे हो कि दोनों बॉडी का जो वेट है वो अलग अलग है, 5 केजी है, दूसरा क्या है 10 किलो का बॉडी है, मास अलग अलग है, लेकिन दोनों को जो एक्सेलरेट करवाना है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मतलब हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ना चाहिए, मीनिंग के साथ समझो यहाँ पे। तो क्या फर्क है, पक्का फर्क है इस बात का कि 5 किलो पे जो फोर्स लगेगा वो 10 किलो से कम लगेगा, क्योंकि 10 किलो पे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, भले दोनों का एक्सेलरेशन आपको सेम प्रोड्यूस करना है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मास जो है, ये जो मास है इस पे हमारा एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है, फोर्स कहीं पे डिपेंड कर रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो फोर्स लगा रहे उसको मास अपोज कर रहा है, क्योंकि अगर मास का रोल नहीं होता तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए एक्सेलरेट जनरेट करने के लिए जितना फोर्स हमने लगाया उतना ही यहाँ पे काम हो जाता। ऑब्वियसली फोर्स मास बढ़ने की वजह से फोर्स हमें बढ़ाना पड़ा। तो इसको दूसरे तरीके से समझे कि मास ने हमारे फोर्स को अपोज किया, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन से फोर्स डायरेक्ट, जितना फोर्स ज्यादा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग मास भी बोलते हैं, क्योंकि मास है जिससे हमें पता चल जाएगा कि बॉडी के ऊपर फोर्स कितना लगाना है इतना एक्सेलरेशन तैयार करने के लिए। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ। बात करेंगे डिटेल में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास। आई होप सो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। खूबसूरती से सुंदरता से लिख लीजिएगा इसको भी कहीं पे, ओके। अब हम पढ़ेंगे कुछ इक्वेशंस जो आपने 9th और 10th में पढ़ रखे, लेकिन अगर आपने वहां पे पाप कर दिया तो हम यहाँ पे उसको भर देंगे पूरी तरह से। काइनेमेटिक्स के इक्वेशन क्या है, देखो अब अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो उसका वेलोसिटी स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, उसके ऊपर मैंने कोई एक्सेलरेशन लगाया ही नहीं, तो भले टाइम कितना भी बढ़ जाए उसका जो स्पीड होगा वो सेम रहने वाला है, क्योंकि स्पीड को बढ़ाने वाला है ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है, टाइम बढ़ते जाए लेकिन स्पीड कौन बढ़ेगा, समझे मोड़े कि नहीं मोड़े, क्लियर है सारी बातें। देखो 2 मीटर्स का स्पीड थ्रू आउट द सेम रहेगा, बराबर। एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है, तो क्या मैं बोल सकता हूं एक्सेलरेशंस के वजह से ही स्पीड बढ़ती है, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी देखो किसी बॉडी पे अगर a = 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर एक्सेलरेट करूं तो इस बॉडी का स्पीड अगर ये था 2 मीटर पर सेकंड तो अगले सेकंड में हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, अगले में हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, 2 से बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप अगर एक्सेलरेशन को भी देखोगे तो वो भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट बोले तो 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 2 कांस्टेंट, एक फिक्स नंबर है एक्सेलरेशन भी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी तो बढ़ सकता है ना। मैं चाहूं अगले 2 सेकंड के बाद गाड़ी का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दूं तो उसके बाद बॉडी 3 मीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड बढ़ती जाएगी उसकी, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो ध्यान रखना जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो, तभी ही जो अभी मैं लिख के देने वाला हूँ यूज कर सकते, ना कि बाकी यूज नहीं कर सकते। क्या बोला,
एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहे, टाइम कितना भी बढ़े, तभी हम इन इक्वेशन को यूज कर सकते हैं जो मैं लिख के देने वाला हूँ। मेरी बात समझिए, और आपने डिटेलिंग में इनको पढ़ा होगा 9th और 10th में, अगर नहीं पढ़ा है तो हम है ना, तो देख लीजिएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन होना चाहिए कांस्टेंट। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है, सब बताएंगे टेंशन ना लीजिएगा, तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे u क्या है, u है उस बॉडी का इनिशियल स्पीड जब टाइम 0 था, v क्या है उस बॉडी का फाइनल स्पीड जब टाइम माने t सेकंड हो गया t सेकंड तब उसका स्पीड। अब u से v स्पीड हुआ मतलब स्पीड बदला, तो मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे a क्या है हमारा एक्सेलरेशन, मान लो स्पीड बढ़ गया तो मैंने एक्सेलरेशन इधर दिखा दिया, तो a क्या है एक्सेलरेशन, और t क्या है दो के बीच में जो आप जिस इंटरवल में बात करें वो टाइम पीरियड। इज इट क्लियर, फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, v समझ में आ गया, इनिशियल स्पीड, इनिशियल सॉरी क्या पाप कर दिया ना हमने, फाइनल स्पीड, नरक में जगह नहीं मिलेगी। इनिशियल स्पीड, कौन सी स्पीड, इनिशियल स्पीड, और a क्या है एक्सेलरेशन, बात समझ, और t क्या है टाइम टेकन, वही सेम चीजें है, कुछ अलग टर्म आ रहा तो देख लीजिएगा। s क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, और कुछ समय पे हम लोग इसको डिस्टेंस के रूप में भी देख सकते हैं। माना कि ज्यादा समय में इसको एज अ डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है, आप यहाँ पे वेक्टर साइन दिखा दो बिकॉज दिस ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज, यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, ओके। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बोलेंगे बता दिया मैंने, कब सेम होता है, जब मोशन यूनिडायरेक्शनल हो, स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी डायरेक्शन चेंज ना हुआ हो, तब तक हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। बात समझ में, अभी हम एग्जांपल लेते हैं, चलो पहला फॉर्मूला समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मान लेते हैं कि किसी बॉडी का स्पीड 2 मीटर पर सेकंड था इनिशियली जब टाइम 0 था, एक्सेलरेशन इस बॉडी का है 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अभी आपको मीनिंग तो समझ में आ रहा है, मैंने बोला इस बॉडी का स्पीड फाइंड करो आफ्टर 5 सेकंड, आफ्टर 5 सेकंड के बाद, 0 से 5 सेकंड के बाद इसका स्पीड कितना हुआ होगा, तो आप ये फाइंड करना हमें। आप क्या करोगे, देखो आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन पता है, कितना एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग ने u बोला है, कितना है u यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे टाइम कितना है 5। एक बात को समझो, एक्सेलरेशन किधर है, इधर है, इनिशियल स्पीड भी किधर है, इधर है, पक्का बॉडी का स्पीड बढ़ेगा, मतलब 2 से ज्यादा ही आने वाला है, 1 नहीं होगा। ये बात समझ में आया। मैं पहला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ क्योंकि पहले फॉर्मूले में सब कुछ है जो चाहिए हमें, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u कितना है, u बोले तो u कितना है 2। नाउ यू कैन राइट 2i आल्सो, बट जरूरत नहीं है क्योंकि मोशन एक ही डायरेक्शन में है, तो j तो है ही नहीं ना, तो क्यों स्पेसिफाई करना। a कितना है यहाँ पे 5 और t कितना है 5, हमारा आंसर कितना आ गया 27 मीटर पर सेकंड। आई होप सो मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। इक्वेशन यूज किया, पता चले, हाँ मैन्युअली भी आप सॉल्व कर सकते हो। 1 सेकंड के बाद स्पीड कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 5 ऐड हो जाएगा, फिर 5 सेकंड के बाद ऑब्वियसली आपको 27 मिलेगा। चलो करके देखते हैं। अभी कितना है 2, अगले 1 सेकंड में स्पीड हो चुकी होगी 7 बराबर, फिर अगले 1 सेकंड में स्पीड होगी 12, कितना स्पीड हो गया यहाँ पे 1 सेकंड, ये भी अभी हम 2 सेकंड पे हैं यहाँ पे, अगले तीसरे सेकंड में स्पीड होगी 5 ऐड कर लो 17, और अगले और चौथे सेकंड में स्पीड होगी 17 प्लस 5 23, और अगले 5वें सेकंड में स्पीड होगी 27। जय राम। आप ऐसे भी कर सकते हो एंड यू कैन अप्लाई डायरेक्टली फार्मूला आल्सो। अगर 100 सेकंड का देते तो इसे थोड़े करते जाते हम लोग, ठीक है, हो गया। पहला फार्मूला आपको समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भैया इस मोशन के दौरान डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ गया तो वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। देखो ना, ये दिख रहा है ना, ये फार्मूला डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं यहाँ से। हमारे पास टाइम पता, u पता, a पता, t पता, तो हम कर लेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब बताओ u का वैल्यू कितना है 2, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगा 5, हाफ एक्सेलरेशन कितना है 5, और टाइम कितना लगा वापस 5 का स्क्वायर।
मिल गया आपको डिस्टेंस 10 प्लस हाफ 5 प्लस 25 सॉरी इंटू 25। बात समझ में आ गया, सॉल्व कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। 25 5 125, 125 डिवाइड बाय 2 प्लस 10 20 हो जाएगा यहाँ पे 20, और ये हो जाएगा आपका 135/2। जो भी आंसर आएगा लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया 135/2 मीटर, उसका यूनिट है। समझ में आ रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट भी क्लियर हो गया। कैसे निकाला, आप तीसरे फॉर्मूले का यूज करके भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते थे, क्योंकि आपको अब इस पहले क्वेश्चन से फाइनल वेलोसिटी पता चल गई है, आपको एक्सेलरेशन पता, इनिशियल भी पता है। बात समझ में आई। लेकिन बात देखो, अगर आपको यहाँ पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालने बोला था डायरेक्टली, तो ऑब्वियसली आप ये यूज नहीं करोगे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं थी, वो तो हमने निकाली, तो ठीक है यूज कर सकते हैं। तो हम ऑब्वियसली सेकंड वाला यूज करेंगे, डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाए, ठीक है। तो आई होप सो तीनों काइनेमेटिक्स के इक्वेशन आपको याद हो गए होंगे। लेट्स मूव आगे। तो हाँ, ये तीनों काइनेमेटिक्स के इक्वेशन कब इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तभी कर सकते हैं कि उस मोशन के दौरान दिया हुआ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। वापस लिख लेता हूं मैं आपके लिए, v = u + at, s = ut + हाफ ऑफ at² और v² = u² + 2as, ठीक है। अब मान लीजिएगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और पीछे की तरफ इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। अब भैया एक्सेलरेशन को पहचानना कैसा, यूनिट देख लो ना, यूनिट क्या है, तो पक्का ये एक्सेलरेशन और ये स्पीड है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि आफ्टर व्हाट टाइम द ऑब्जेक्ट विल बी स्टॉप, क्या टाइम होगा कि ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 हो चुकी होगी, 0 हो चुकी होगी। पहले तो पूछना है क्या ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 होगी, हाँ होगी। क्यों, इनिशियल स्पीड इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, मतलब फोर्स इधर है, तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे धीमा हो जाएगा और एक पॉइंट आएगा, इट विल बी स्टॉप, 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो फाइनल स्पीड मेरी कितनी हो गई होगी, 0, क्योंकि वो रुक जा रहा है। और वो रुक जा रहा है कि कब रुका, वो टाइम पता करना है। कहना है अपने फर्स्ट इक्वेशन डायरेक्टली, दैट इज v = u + at। फाइनल स्पीड 0 हो गई, इनिशियल स्पीड +10, क्यों लिखना पड़ेगा +10 इधर है, इसके लिए मैं मान लेता हूं ये डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था। अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब जो भी क्वांटिटी इस डायरेक्शन में है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो एक्सेलरेशन कितना है, इधर को कितना है, तो -2, क्यों लिया, इधर से इधर को है, नेगेटिव में है, इसके लिए टाइम 0 +10 इधर आके हो जाएगा -10, इधर -2t, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल, 10/2 हो जाएगा, कितना हो गया 5। कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड के बाद उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। नाउ हाँ, अगर मैंने बोला कि 5 सेकेंड के बाद, देखो अभी हमें पता चल गया ना, अभी कंटिन्यू करो, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। t = 5 पे इसका स्पीड 0 हो चुका है, t = 5 पे t = 5 हमने अभी फाइंड किया प्रीवियस क्वेश्चन में, ओके। और पहले कितना था उसका स्पीड था, u = 10 मीटर था। अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे उसका स्पीड 0 हो चुका है, इस मोशन को मैं यहां समझा रहा हूं, अभी स्पीड कितना हो चुका है, 0 हो चुका। अब क्या होगा, इस पॉइंट पे स्पीड तो 0 हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन 0 हुआ है क्या, नहीं हुआ है। एक्सेलरेशन कितना, अभी भी इसके ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है कंटिन्यूअसली। तो मतलब यहाँ पे स्पीड 0 होने के बाद गाड़ी क्या कर चुकी होगी, ऑब्जेक्ट क्या कर चुका होगा, टर्न ले चुका होगा। अब उसका स्पीड वापस किधर हो जाएगा, पीछे। अब टाइम t = 5 सेकंड पे स्पीड 0 था। अब मेरा क्वेश्चन है टाइम t = 6 सेकंड पे इसका स्पीड कितना होगा, तो आप बोलोगे उसका स्पीड 0 से कितना हो चुका होगा, 2 से बढ़ गया होगा। 2 से बढ़ गया मतलब वो 2 मीटर पर सेकंड हो चुका होगा। तो अब अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। क्या अब ये कभी 0 होगा, क्या कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि अब एक्सेलरेशन और स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो आई होप सो आप इस मोशन को समझ पा रहे हो कि यहाँ से 5 सेकंड तक तो 0 हो जाएगा, अब एक्सेलरेशन उल्टा काम करेगा। तो एक्सेलरेशन अब क्या करेगा, स्पीड को पीछे की तरफ बढ़ाएगा, ठीक है। पहले हमने इनिशियली स्पीड दी थी, उसको एक्सेलरेशन ने 0 कर दिया। अब एक्सेलरेशन अपना रोल प्ले करेगा और इनफाइनाइट तक, जब तक हम रोके ना तब तक चले जाएगा।
आई होप सो ये बात भी आपको क्लियर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते। मे भी आपको मेरा वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लग रहा है तो बाकी तो आपको क्या बोले यार, सब बोलते वही कर लेना। ठीक है, मान लेते हैं अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, आसमान में है, आसमान की परी उड़ रही ऑब्जेक्ट है, ऐसा लिया मैंने छोड़ दिया, मैंने रिलीज किया, मैंने यहाँ से क्या किया, रिलीज किया। ठीक है ना, आप बोल सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा अंडर द ग्रेविटी होगा। मैंने रिलीज किया ना, मैंने कुछ ऐसा फेंका थोड़े, मैंने क्या किया, सिर्फ रिलीज किया। अब हमारे से जो भी काम करना वो ग्रेविटी करेगा, ग्रेविटी बाबा करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ कि ग्रेविटी की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, मतलब ग्रेविटी की वजह से इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा। जहां पे फोर्स है वहां पे क्या है, एक्सेलरेशन है। समझ में आ रहा है? तो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन कितना लगता है पता है आपको? वो लगता है जी, जिसको जी बोलते हैं हम लोग, वो लगता है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 भी बोल देते हैं। ठीक है ना, एंट्रेंस एग्जाम में यूज करते हैं, क्वेश्चन में भी दे देते भाई 10 इस्तेमाल करो, चलो छोड़ दिया, माफ किया तुम लोग को, 9.8 मुश्किल है। तो जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं? तो जब मैंने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया तो उसका स्पीड 0 था, क्योंकि रिलीज किया ना, मैंने फेंका थोड़े, मैंने क्या बोला, मैंने फेंका थोड़े, रिलीज किया। तो ये जमीन पे आके टकराएगा तो कितने स्पीड से टकराएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। जमीन, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ से 10 मीटर से रिलीज किया तो मुझे पूछना है कि जब जमीन पे लगेगा तो कितने जोर से ठाप करके टकराएगा। बात समझ में आ रही है मुझे, आपको सभी को अच्छे से समझ में आ रही है? तो भाई पूछा कितना स्पीड होगा। अब देखो एक्सेलरेशन, जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा तैयार हुआ एक्सेलरेशन। हम बोल रहे कितने तेजी से टकराएगा। अभी यहाँ पे टाइम दिया है, कहीं पे भी टाइम दिया है क्या? नहीं दिया। हमारे पास बिना टाइम का एक ही इक्वेशन है, वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 है। देखो इक्वेशन का सिलेक्शन कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मुझे बताओ। जमीन पे टकरा रहा है, कितने स्पीड से टकरा रहा है, v से, तो v स्क्वायर। u इनिशियल स्पीड कितना था, g था, प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना था। देखो अब देखो सारी चीजें नीचे की तरफ है, इनिशियल स्पीड भी नीचे की तरफ है, फाइनल स्पीड भी नीचे की तरफ है, तो सब तो मान लेता हूं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं, तो ऊपर वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना, एक्सेलरेशन कितना है, +10, नीचे वाली को डायरेक्शन को पॉजिटिव माना। डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है, नीचे को हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है, नीचे को हो रहा है। कितने से हो रहा है, +10 से हो रहा है, +10, क्योंकि मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी तो +10 लिखना जरूरी है। ठीक है, मतलब आपके लिए क्वेश्चन रॉन्ग ना हो उसके लिए। तो ये 100 और ये 200 और ये v स्क्वायर, स्क्वायर है यहाँ पे 200 है, तो ये हो जाएगा √200। मोड़े कि नहीं मोड़े, क्लियर है? बोलो भैया लोग, कोई डाउट? जीवन में कोई दुख दर्द हो तो पूछिएगा जरूर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी, या यू कैसे फ्री फॉल, मतलब छोड़ दिया ना यार, फ्री फॉल। अब तो ठीक, अब नया क्वेश्चन एक और करते हैं। अगर पसंद आ रहा वीडियो को, क्वेश्चन समझ में आ रहे, तो क्या बताए, ग्रेविटी है यहाँ पे। अब हमने क्या किया, नीचे से बॉल को फेंका टपक करके, टपक 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 टपक। कितने फेंकने के लिए स्पीड देना पड़ेगा कि नहीं? अभी अभी आप बोलोगे सर 0 से फेंका, अब बताओ ना ग्रेविटी काम करेगा? ग्रेविटी काम करेगा ना, नीचे को करेगा ना, ऊपर फेंकना ना, तो हमें लगाना पड़ेगा ताकत। तो 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, बराबर। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना है सर, वो है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, दैट इज 9.8। माफ किया समझो ऐसा। एक्सेलरेशन नीचे को है, मोशन ऊपर को है। पहले तो डायरेक्शन डिसाइड करो, आपकी मर्जी से लो किसी भी डायरेक्शन को। पॉजिटिव ले लेता हूं मैं, इस वाली नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं, मतलब जो भी क्वांटिटी नीचे को है पॉजिटिव, ऊपर को है नेगेटिव। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपको, एक्सेलरेशन नीचे को है, ये ऊपर को है। मेरा ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है मेरा इधर कि भाई टाइम बताओ जब इसका स्पीड 0 हो जाएगा। वो टाइम बताओ जब इसका फाइनल स्पीड 0 होगा। मानते हो ना, फेंकी हुई बॉल कहीं नहीं जाके ऊपर रुकेगी और फिर से वापस नीचे गिरेगी, इस बात को मानते हो? जाके रुकेगी और फिर नीचे गिरेगी। पहला क्वेश्चन मेरा आपको सॉल्व करना है, ट्राई करो पॉज करके, नहीं तो मेरे साथ। तो ऑब्वियसली पहला फॉर्मूला यूज होगा, टाइम पूछा है तो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं तो सेकंड तो कर ही नहीं सकते और थर्ड तो कर ही नहीं सकते, उसमें टाइम ही नहीं है। तो फाइनल स्पीड कितना होने वाला है, 0। ऐसा टाइम बताना जब उसका स्पीड 0 हो तो फाइनल 0 लिखेंगे। इनिशियल कितना है भैया जी, -10। कहाँ है, हमने नीचे वाला स्पीड मांगा है पॉजिटिव, तो ऊपर वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा कि नहीं, प्लस। एक्सेलरेशन कितना है, +10। क्यों +10, नीचे है ना टाइम। -10 इधर आएगा, +10 हो जाएगा, इधर +10 है,
इंटू 10 डिवाइड बाई हो जाएगा और ये बन गया आपका 1 सेकेंड। आई होप सो कैलकुलेशन आपको इतनी सी करने आती होगी 11वीं या 12वीं में हो तो। 1 सेकेंड के बाद इसका स्पीड कितना हो जाने वाला है 0। मान भी ले 10 मीटर पर सेकेंड पर था शुरुआत में जब टाइम 0 था, तो टाइम 1 सेकेंड के बाद स्पीड कितना हो जाएगा आफ्टर टाइम 1 सेकेंड 0 हो जाने वाला है, क्योंकि हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड घटने वाला है। कौन बताया? एक्सेलरेशन बताया। मानते हो मेरी बात को? ठीक है, आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आल्सो। मेरा क्वेश्चन अभी सेकंड क्वेश्चन है इसी के अंदर कि भैया जब ये रुक चुका है, मतलब मेरा क्वेश्चन है कि इसने कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड किया होगा, मतलब मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर तक गया होगा, कितना, कब 10 से फेंका ना, तो क्वेश्चन है कितना ऊपर तक गया होगा। तो मुझे बताओ कितना ऊपर तक गया होगा, कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मतलब हमें s निकालना है, तो कैसे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। वेरी गुड। u कितना है -10, क्योंकि नीचे को हमने प्लस माना है। आप एक्सेलरेशन कितना है +10। टाइम कितना टाइम लगा कि जब इसका स्पीड 0 हो गया, हमने टाइम निकाल रखा था कितना, 1 सेकंड लगा। कितना लगा? 1 सेकंड लगा। तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि 10 से फेंका हुआ बॉल कितना मैक्सिमम हाइट तक गया होगा। तो वो हो जाएगा -10 + 5, तो -5 मीटर। अब -5 का मतलब क्या है? क्योंकि हमने नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव माना है, तो ऊपर वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा। देखो -5 है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन पूछा है कि भाई डिस्टेंस निकालने बोला, ऐसे मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आप लिख दोगे +5 मीटर। ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा था, अगर डिस्प्लेसमेंट है कितना हुआ, तो आप लिखोगे प्लस ऑफ जे कैप मीटर। क्यों प्लस ऑफ जे कैप? ऊपर की तरफ ना, ठीक है। तो आई होप सो काइनेमेटिक्स की कुछ बेसिक बातें आपको समझी होगी, छोटी मोटी क्वेश्चंस आपको समझने होंगे, तीनों काइनेमेटिक्स के इक्वेशन समझे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, वीडियो आएगा आपके सामने, तो मैं सारी डिटेलिंग में एडवांस लेवल के, नीट लेवल के क्वेश्चंस के साथ में कुछ एडवांस टॉपिक है, कुछ एडवांस फॉर्मूले, वो भी आपको समझाऊंगा। पहले आप इनकी समझ रखिए, मतलब मेरा ये कहना है फॉर्मूले की समझ रखिएगा, फॉर्मूले के मतलब समझिएगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग समझिएगा, काइनेमेटिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है, इसके बारे में सोचिएगा। और अगर आप मुझे एंड तक फॉलो करते हो तो आप फिजिक्स में 0 से हीरो बन जाएंगे। मैं सारी चीजें बता दूं, मैं कभी सोचता नहीं कि सामने वाले को कुछ भी आता है, मैं सोचता कुछ नहीं आता यार, इसको सब बताना पड़ेगा, इसको वेक्टर भी समझाना है, इसको मेरे को इंटीग्रेशन भी समझाना है, इसको डिफरेंशिएशन भी समझाना है, फिजिक्स में लगने वाली हर चीज मुझको आपको समझाना है। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब नहीं है, वो यूट्यूब देख देख के आ जाएगा। चलो हैव अ ग्रेट डे, बाय।